हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रकृतिवाद की। नेचुरलिज्म क्या है, इसको समझते हैं। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर या बीएड फर्स्ट ईयर एक ही बात है। आपका जो फर्स्ट पेपर है उसमें आप किसी भी यूनिवर्सिटी से देख रहे हो, यह क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टॉपिक ही आप सभी का कॉमन टॉपिक है, सभी यूनिवर्सिटीज का कॉमन टॉपिक है। जैसे आदर्शवाद हो गया, प्रकृतिवाद हो गया, प्रयोजनवाद हो गया, यथार्थवाद हो गया, ये आपको कॉमन टॉपिक है आपके। तो आज हम समझते हैं प्रकृतिवाद को। इससे पहले जो क्लास हमने ली थी उसमें हमने आदर्शवाद को समझा था। ये आदर्शवाद हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने ये क्लास नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा। और क्योंकि एक हमारी ये जो क्लासेस हैं जिन इनमें जो हम एक एक टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं, एक बार पढ़ने के बाद आपको बाहर से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं प्रकृतिवाद क्या है, व्हाट इज नेचुरलिज्म। देखिएगा, इसमें हम प्रकृतिवाद और आदर्शवाद दोनों में अंतर करते हुए चलेंगे कि प्रकृतिवाद क्या कहता है, आदर्शवाद क्या कहता है। प्रकृतिवाद पाश्चात्य दर्शन की प्राचीनतम विचारधारा है। यह लाइन आपकी आदर्शवाद में भी लिखी थी, है ना, यानी कि वेस्टर्न फिलॉसफी की ओल्डेस्ट विचारधारा कह सकते हैं ना। पाश्चात्य दर्शन की ये क्या है, प्राचीनतम, यानी कि सबसे पुरानी विचारधारा है। प्रकृतिवाद अपने शुद्ध रूप में वैज्ञानिक विचारधारा पर केंद्रित है। कुल मिलाकर के बात यह है कि जो नेचुरलिज्म है, जो प्रकृतिवाद है, ये विज्ञान पर आधारित है, विज्ञान को इंपॉर्टेंस देता है। ये कहता है कि जब तक विज्ञान नहीं होगा तब तक हम चीजों को गहराई से समझ नहीं पाएंगे। किसी भी चीज को, किसी भी फैक्ट को अगर सही मायने में समझना है तो उसके लिए विज्ञान का सहारा लेना पड़ेगा। इसलिए ये वैज्ञानिक विचारधारा पर आधारित है, केंद्रित है और विज्ञान को काफी इंपॉर्टेंस देता है। यह विचारधारा केवल भौतिक ब्रह्मांड में आस्था रखती है। ये जो प्रकृतिवाद है इसके लिए धर्म कोई मायने नहीं रखता, ये ईश्वर को नहीं मानता, ये आध्यात्मिकवाद को, आध्यात्मिकता को महत्व नहीं देता, ये हमारे भौतिक जगत को महत्व देता है, ये भौतिक ब्रह्मांड में आस्था रखता है, ये प्रकृति को महत्व देता है। इसके अनुसार जो हमारी नेचर है, जो प्रकृति है, वही सर्वोत्तम सत्ता है। प्रकृतिवाद कहता है, सर्वोत्तम प्रकृतिवाद कहता है कि जो प्रकृति है यही सर्वोत्तम सत्ता है। ठीक है, यह धर्म, अध्यात्म, ईश्वर, भगवान को किसी भी प्रकार कोई महत्व नहीं देता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, और जो हमारा आदर्शवाद था एक बार रिमाइंड हो जाएगा। देखिए, जो आदर्शवाद है ये कहता है, ये विचारधारा ब्रह्मांड को ईश्वर द्वारा निर्मित मानती है। ये कहती है कि जो ब्रह्मांड है उसको ईश्वर ने बनाया है ना। आदर्शवाद ये कहता है। और ये वस्तु जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत को श्रेष्ठ मानता है। ये कहता है कि आध्यात्मिक जगत श्रेष्ठ है, ये ईश्वर को अंतिम सत्य और आत्मा को ईश्वर का अंश मानती है। आदर्शवाद कहता है ईश्वर ही अंतिम सत्य है, उसकी प्राप्ति ही अंतिम सत्य है और इसमें आत्मानुभूति पर जोर दिया गया है। और जो हमारा प्रकृतिवाद है उसमें इंद्रियानुभूति पर जोर दिया गया है। ठीक है, आत्मा को ईश्वर का अंश मानती है। मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मा की अनुभूति है, ऐसा आदर्शवाद कहता है। आत्मा की अनुभूति, आत्मा की अनुभूति का मतलब होता है आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन, यानी जीवात्मा और परमात्मा के विषय में होने वाला ज्ञान आत्मा की अनुभूति कहलाता है। तो कुल मिलाकर के बात यह है, जो आदर्शवाद है ये हमारा किस पर जोर देता है, ईश्वर पर, आध्यात्मिक जगत को श्रेष्ठ मानता है। और जो प्रकृतिवाद है ये भौतिक ब्रह्मांड में आस्था रखता है। ठीक है, आई बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। प्रकृतिवाद प्रकृति को मूल तत्व मानता है कि जो हमारी नेचर है वही मूल तत्व है, मूल जड़ है। इस दर्शन के अनुसार प्रत्येक वस्तु प्रकृति से जन्म लेती है, फिर उसी में विलीन हो जाती है। प्रकृतिवाद कहता है कि जो भी चीज आज हमारे सामने है, इस भौतिक ब्रह्मांड में जो कुछ भी उपस्थित है वो इस प्रकृति से ही पैदा हुआ है और उसका अंत भी इस प्रकृति में ही होना है। प्रकृतिवादी इंद्रियानुभूति ज्ञान को ही सच्चा ज्ञान मानते हैं। मैंने अभी कहा था, अभी आप आदर्शवाद में मैंने क्या कहा था, आत्मानुभूति, और इसमें इन्होंने किस पर जोर दिया है, इंद्रियानुभूति पर। ये दो शब्द हैं, दोनों में अंतर समझिएगा। आत्मानुभूति का मतलब मैंने क्या बताया, आत्म साक्षात्कार, जिसको सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं, जिसका मतलब जीवात्मा और परमात्मा के विषय में होने वाला ज्ञान है। जबकि इंद्रियानुभूति का मतलब क्या होता है,
इंद्रियानुभूति, इंद्रियां कितनी है? 5। इंद्रियों के माध्यम से होने वाली अनुभूति, अनुभूति मतलब विचार, अनुभव, और इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान और समझ प्राप्त करने की मानसिक प्रक्रिया इंद्रियानुभूति कहलाती है। बात क्लियर हुई? आगे बढ़ते हैं, दूसरे शब्दों में समझते हैं। प्रकृतिवाद के अनुसार प्राकृतिक पदार्थ और क्रियाएं ही सत्य हैं। जो कुछ प्राकृतिक पदार्थ है, जो प्राकृतिक क्रियाएं हैं, वही सत्य है, इससे बढ़कर और कुछ नहीं। ये हमने कॉन्सेप्ट समझा। ये जो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं, एग्जाम में आप इसको पैराग्राफ के रूप में लिख दीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे नोट्स ना लिए हो तो फटाफट इस नंबर पर मैसेज कीजिए। लेकिन सिर्फ कानपुर यूनिवर्सिटी के लिए नोट्स अवेलेबल हैं, सिर्फ लखनऊ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए ही नोट्स अवेलेबल हैं। बाकी किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए नोट्स हमारे अवेलेबल अभी नहीं हो पाए हैं। 9628182649, ठीक है, 9628182649 इस नंबर पर मैसेज करके नोट्स ले सकते हैं। फीस होती है, फीस आपको पे करनी होती है, नोट्स आपको मिल जाते हैं। चारों पेपर का कंप्लीट सिलेबस आपको दिया जाता है, अगर आप लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं चाहे कानपुर यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हो। प्रकृतिवाद का अर्थ क्या है, प्रकृतिवाद की परिभाषाएं क्या है, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ नेचुरलिज्म समझते हैं। प्रकृतिवाद लास्ट तक देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ आएगा। प्रकृतिवाद शब्द में प्रकृति शब्द का 2 अर्थों में प्रयोग किया गया है। प्रकृतिवाद शब्द में जो प्रकृति है, इसका 2 अर्थों में इसको लिया गया है। एक तो हमारी भौतिक प्रकृति को इंपॉर्टेंस दिया गया है, दूसरा मानव प्रकृति की बात की गई है। भौतिक प्रकृति को दर्शन शास्त्र के प्रकृतिवादी सिद्धांत में, दर्शन शास्त्र का जो प्रकृतिवादी सिद्धांत है उसमें सह वस्तु यानी रियलिटी माना गया है कि जो भौतिक प्रकृति है यही वास्तविकता है, यही रियलिटी है। मानव प्रकृति की व्याख्या मनोविज्ञान करता है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रकृतिवाद के प्रभाव में प्रकृति में अधिकतर तात्पर्य मानव प्रकृति से ही है। शिक्षा के क्षेत्र में अगर बात करें तो प्रकृतिवाद का अगर प्रभाव है तो वहां प्रकृति से अधिकतर जो तात्पर्य लिया गया है वो मानव की प्रकृति से ही है, मानव की अपनी खुद का नेचर से है। प्रकृतिवादी दर्शन प्रकृति को ही संपूर्ण सद्वस्तु मानता है। जो प्रकृतिवादी दर्शन है, प्रकृतिवादी दर्शन प्रकृति को ही संपूर्ण सद्वस्तु मानता है, नेचर को ही इंपॉर्टेंस देता है। इस प्रकार प्रकृतिवाद विज्ञान में आस्था रखता है, क्योंकि विज्ञान के सहारे ही हम प्रकृति के रहस्यों का पता लगा सकते हैं। अगर प्रकृतिवाद कहता है कि अगर विज्ञान नहीं होगा तो हम प्रकृति के क्या रहस्य हैं, कौन सी चीज कैसे पैदा हुई, कहां से आई, विलीन कैसे होती है, उसका खात्मा कैसे होना है, इन सभी रहस्यों का पता हम सिर्फ विज्ञान के माध्यम से लगा सकते हैं। प्रकृति ही समस्त विश्व की रचनाकार और पालनहार है। इस प्रकृति में रह करके ही व्यक्ति अपने जीवन यापन करता है, अपनी लाइफ को सर्वाइव करता है, इसी में उसका अंत होता है। तो उसने सबसे ग्रेटेस्ट किसको? नेचर को माना है। प्रकृति ही नियम है, वही नियंता भी, प्रकृति ही साधन है, वही साध्य भी, प्रकृति ही आदि है और प्रकृति ही अंत भी। तो इसने क्या कह दिया कि सब कुछ प्रकृति है, प्रकृति से बढ़कर कुछ भी नहीं, नेचर से बढ़कर के कुछ भी नहीं है। ठीक है, बात क्लियर हुई? चलिए आगे बढ़ते हैं। थॉमस और लैंग के अनुसार क्या कहा गया है देखिएगा। प्रकृतिवाद आदर्शवाद के विपरीत मन को पदार्थ के अधीन मानता है और ये विश्वास करता है कि अंतिम वास्तविकता भौतिक है, आध्यात्मिक नहीं है। अंतिम जो वास्तविकता है वो भौतिक है, आध्यात्मिक नहीं है। वहीं पर ब्राइस का स्टेटमेंट है, प्रकृतिवाद एक प्रणाली है। प्रकृतिवाद क्या है? एक प्रणाली है। जो कुछ आध्यात्मिक है उसका बहिष्कार ही उसकी प्रमुख विशेषता है। किसकी विशेषता है? आध्यात्मिकता का पूर्ण रूप से बहिष्कार करना किसकी विशेषता है? प्रकृतिवाद की। ठीक है, प्रकृतिवाद की विशेषता क्या है कि वो जो है जो आध्यात्मिकता है उसका पूर्ण रूप से बहिष्कार करती है। चलिए आगे समझते हैं। तो हमने प्रकृतिवाद का अर्थ समझ लिया, हमने प्रकृतिवाद की परिभाषाएं समझ ली, हमने प्रकृतिवाद का कॉन्सेप्ट समझ लिया, अवधारणा समझ ली। अब प्रकृतिवादी दर्शन की बात करते हैं, नेचुरलिस्टिक फिलॉसफी की बात करते हैं। देखिएगा, प्रकृतिवाद के दार्शनिक स्वरूप को हम निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत जान सकते हैं। 3 शीर्षक लिए जाएंगे, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, और तीसरा क्या होगा? तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा की बात करेंगे, इसको समझेंगे। देखिएगा,
प्रकृतिवाद की तत्व मीमांसा, मेटाफिजिक्स ऑफ नेचुरलिज्म। प्रकृतिवाद के तत्व मीमांसा का हम निम्न प्रकार से वर्णन कर सकते हैं। तत्व मीमांसा में क्या बात कही गई है? तत्व मीमांसा में कहा गया है पदार्थ ही जगत का आधार है, प्रकृति ही सब कुछ है, इसके परे कुछ भी नहीं है, प्रकृति से बाहर कुछ भी नहीं है, यही सब कुछ है। प्रकृति आत्मा को पदार्थ का ही अंग मानती है, यह आत्मा को ईश्वर का अंश नहीं मानती। आदर्शवाद कहता है आत्मा परमात्मा का अंश है, प्रकृतिवाद कहता है आत्मा पदार्थ का अंग है। प्रकृतिवाद आध्यात्मिकता के बिल्कुल विपरीत है, अपोजिट है। संपूर्ण सृष्टि में नियम विद्यमान है, रूल्स पर, नियम पर प्रकृति चल रही है, सब कार्य नियम के अनुसार होते हैं। ये नियम प्रकृति के स्वयं के नियम हैं, इसको किसी ने बनाया नहीं है। मनुष्य क्या है? ये भी प्रकृति का ही अंग है। तो ये तत्व मीमांसा के अंतर्गत कहा गया है। अब हम समझते हैं प्रकृतिवाद की ज्ञान मीमांसा को, जिसको एपिस्टेमोलॉजी ऑफ नेचुरलिज्म कहा जाता है। ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत ये बताया गया है प्रकृति का ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है, जो प्रकृति का ज्ञान है वही वास्तविक ज्ञान है। प्रकृति का ज्ञान प्राप्त करना ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है कि वो प्रकृति का ज्ञान प्राप्त करे, नेचर का ज्ञान प्राप्त करे, है ना। प्राकृतिक ज्ञान प्राप्ति का साधन इंद्रियां हैं, हम अपनी पांचों इंद्रियों के माध्यम से प्राकृतिक ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। प्रकृतिवादी ज्ञान प्राप्ति के लिए निरीक्षण, वैज्ञानिक विधि या आगमन विधि को महत्वपूर्ण मानते हैं। जो प्रकृतिवादी हैं वो कहते हैं कि अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो उसके लिए आप निरीक्षण विधि का प्रयोग कर सकते हैं, आप वैज्ञानिक विधि का प्रयोग कर सकते हैं, आप आगमन विधि के माध्यम से प्रकृति को समझ सकते हैं। सत्य को अनुभव से प्राप्त करने के समर्थक कौन है? प्रकृतिवादी। आगे समझते हैं मूल मीमांसा के अंतर्गत क्या कहा गया है। देखिएगा, प्रकृतिवादियों के अनुसार मूल प्रकृति में ही विद्यमान है, जो भी हमारे मूल आदर्श संस्कृति है वो प्रकृति में ही विद्यमान है। समाज के द्वारा निर्धारित मूल्यों को ये स्वीकार नहीं करते हैं, यानी कि जो भी नियम, कानून, आदर्श, मूल्य, संस्कृति जो समाज ने बनाया है वो ये नहीं मानते, ये प्रकृति के नियमों को मानते हैं। प्रकृतिवादियों ने सुख को सर्वोच्च स्थान दिया है कि सुख ही सबसे बड़ा है। यह वाद कोई आध्यात्मिक या नैतिक बंधन स्वीकार नहीं करता। कौन? प्रकृतिवाद। मनुष्य को अपनी प्रकृति के अनुकूल ही आचरण भी करना चाहिए। तो ये इसमें हमारे जो सिद्धांत थे उनको हमने समझा, प्रकृतिवादी दर्शन को समझा, तत्व मीमांसा समझ लिया। ज्ञान मीमांसा में कहा गया है कि प्रकृति का ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। मूल मीमांसा के अंतर्गत यह बताया गया है कि जो भी मूल्य, आदर्श, जो भी कुछ है वो सब प्रकृति में ही विद्यमान है। अब प्रकृतिवाद के कुछ मूल सिद्धांत हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरलिज्म, इसको समझते हैं। प्रकृतिवाद के मूल सिद्धांत क्या कहते हैं? यह भौतिक संसार ही प्रकृति, यह भौतिक संसार ही सत्य है। क्या? जो भौतिक संसार जिसे हम देख पा रहे हैं, जो प्रकृति है वही सत्य है, ठीक है। आदर्शवाद क्या कहता है? ये भौतिक संसार मिथ्या है, झूठा है। ये कहता है नहीं, भौतिक संसार ही सत्य है। ब्रह्मांड की रचना एक प्राकृतिक क्रिया है, मनुष्य संसार की सर्वोत्कृष्ट और सर्वश्रेष्ठ रचना है। और आदर्शवाद कहता है कि जो मनुष्य है वह ईश्वर के द्वारा बनाई गई सर्वश्रेष्ठ रचना है। यह कहता है मनुष्य संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना है। प्रकृति अंतिम सत्ता या वास्तविकता है, इस सृष्टि का निर्माण वस्तु या तत्व से हुआ है। प्रकृतिवाद में धर्म और ईश्वर का कोई स्थान नहीं है। मानव की मूल प्रवृत्ति पशुओं के समान ही होती है। प्रकृति के नियम अपरिवर्तनीय हैं, ये कभी बदलते नहीं हैं। संसार का कर्ता या कारण दोनों स्वयं प्रकृति है। प्रकृतिवाद का दृष्टिकोण पूर्णतः भौतिकवादी है। तो ये इसके कुछ सिद्धांत हैं, आगे समझते हैं। देखिएगा, प्रकृतिवाद और शिक्षा क्या है, या ऐसे भी पूछ सकता है कि प्रकृतिवादी शिक्षा की क्या विशेषताएं हैं। देखिएगा, प्रकृतिवाद शिक्षा के क्षेत्र में उन सभी, प्यारे दोस्तों हमने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बताया है कि आपके लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको किस तरीके से टाइम मैनेज करना है, किस तरीके से कॉपी लिखनी है, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। प्रकृतिवाद शिक्षा के क्षेत्र में उन सभी उद्देश्यों, पाठ्यक्रमों, शिक्षण विधियों अर्थात
ऐसी पूरी शिक्षा प्रक्रिया के विरुद्ध है जो बालक के स्वतंत्र और स्वाभाविक विकास में बाधक बनती है। ऐसा सिलेबस, ऐसा पाठ्यक्रम, ऐसी टीचिंग मेथड, शिक्षण विधियां, ऐसा पूरा एजुकेशन प्रोसेस उन सबके प्रकृतिवाद विरोधी है जो बालक के स्वतंत्र और स्वाभाविक विकास में बाधा उत्पन्न करे। उन सबके विरोध में कौन है? प्रकृतिवाद। शिक्षा बालक के लिए है, बालक शिक्षा के लिए नहीं है। प्रकृतिवाद क्या कहता है? शिक्षा बालक के लिए है, बालक शिक्षा के लिए नहीं है। इस विचार की ओर प्रकृतिवाद ने ही सबका ध्यान आकर्षित किया। प्रकृतिवाद की कुछ विशेषताएं हैं जिनको हम समझते हैं। देखिएगा, नंबर 1 तो ये बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देते हैं और कहते हैं कि प्रकृति का अनुसरण करके बालक सीखता है। पुस्तकीय ज्ञान का घोर विरोध करते हैं। निषेधात्मक शिक्षा पर बल देते हैं। इंद्रिय प्रशिक्षण पर बल देते हैं। मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर इनका बल है। बालक की स्वतंत्रता पर आधारित शिक्षा होनी चाहिए। वो सभी चीजें विरोध में, उन सबके विरोध में है जो बालक की स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न करें। प्रगतिशीलता पर बल देते हैं, सह शिक्षा पर बल देते हैं, न्याय, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व का विकास, ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं। ये विशेषताएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हैं। कितनी? 10 विशेषताएं बताई गई हैं, लेकिन डिटेल में हमने सिर्फ इसकी 5 बताई हैं। ओके, उतने से ही काम चल जाएगा आपका। पहली विशेषता है हमारी बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पर ये फोकस करते हैं। देखिए, बाकी सारा समझा देंगे, 10 समझा देंगे, लिखे 5 ही पॉइंट है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, प्रकृतिवादी शिक्षा में बाल केंद्रित शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉन एडम्स ने किया। किसने किया? जॉन एडम्स ने किया। इसमें शिक्षक, पाठ्यक्रम और परीक्षा के स्थान पर बालक को शिक्षा का केंद्र माना जाता है, यानी कि बालक को केंद्र में रख करके शिक्षा दी जाए। बालक के अनुसार ही पाठ्यक्रम हो, उसकी रुचि के अनुसार शिक्षण विधियां हो, पाठ्यक्रम हो, जो कुछ है वो बालक के अनुसार ही होना चाहिए। यानी कि जो है शिक्षा बालक के लिए है, बालक शिक्षा के लिए नहीं है। जैसा कि यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ भी है, शिक्षा बालक के लिए है, बालक शिक्षा के लिए नहीं है। तो इस तरीके से बालक की प्राकृतिक शक्तियों के विकास पर बल दिया जाता है। इसमें बाल मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में भी उन्नति हुई है। नेक्स्ट वन, इसकी जो विशेषता है, दूसरी विशेषता बताई गई है प्रकृति का अनुसरण। हमने इसको लिखा नहीं, समझा देते हैं। प्रकृति का अनुसरण का मतलब है शिक्षा में प्रकृतिवाद का जो सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है वो कॉमेनियस ने दिया था। किसने? कॉमेनियस ने दिया था। और उसका मतलब यह है कि प्रकृति का अनुसरण करो। क्या? प्रकृति का अनुसरण किया जाए। प्रकृतिवादियों का विश्वास है कि बालक का स्वाभाविक विकास केवल प्रकृति का अनुसरण करने से ही हो सकता है। फिर इन्होंने पुस्तकीय ज्ञान का विरोध किया है। देखिए, पुस्तकीय ज्ञान का विरोध, अपोजिशन ऑफ बुकिश नॉलेज। प्रकृतिवादी पुस्तकीय शिक्षा को अनावश्यक मानते हैं कि जो किताबी ज्ञान आप देते हैं रट्टू तोता वाला, वो अनावश्यक है, उसकी आवश्यकता नहीं है। उनका मत है कि इस काल में, इस समय में, इस पीरियड में जो सब शिक्षा का आधार है वो करके सीखना, यानी कि बच्चों को करके सीखने के माध्यम से, लर्निंग बाय डूइंग सिखाइए। निरीक्षण के माध्यम से बालक सीखे और अनुभव के माध्यम से भी बालक सीखे। ठीक है, पुस्तकीय ज्ञान का उन्होंने विरोध किया। निषेधात्मक शिक्षा का मतलब यह है निगेटिव एजुकेशन। निषेधात्मक शिक्षा के अंतर्गत सत्य की शिक्षा न देकर, समझिए बात को, सत्य की शिक्षा मत दीजिए बालक को, असत्य से बचाने का रास्ता बताइए कि असत्य से वो कैसे बच सकता है। जब असत्य से बच जाएगा तो सत्य तो अपने आप ही सीख जाएगा। दूसरी बात, गुणों की शिक्षा से महत्वपूर्ण माना जाता है अवगुणों से बचाना। गुणों की शिक्षा बालक को मत दीजिए कि गुण कैसे डेवलप हो, आप उसको अवगुणों से बचाने की शिक्षा दीजिए कि अवगुण से कैसे बचा जाए। गुण तो अपने आप डेवलप हो जाएंगे। तो ये है इसकी निषेधात्मक शिक्षा। फिर इन्होंने बात कही है बालक की स्वतंत्रता पर, फ्रीडम ऑफ द चाइल्ड। बालक की शिक्षा में हस्तक्षेप न करके उसको स्वतंत्रता देकर के शिक्षा ग्रहण करने का अवसर दिया जाना चाहिए। बालक का जो भी उसकी शिक्षा है उसमें आप इंटरफेयर ना करें, स्वतंत्रता देकर के उसको शिक्षा दें। इसी कारण प्रकृतिवादी शिक्षा में बालक को विद्यालय, कक्षालय, शिक्षक, पुस्तक, शिक्षण विधियों आदि के संबंध में पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है। सह शिक्षा पर बल है, फोर्स ऑन को एजुकेशन। बालक बालिकाओं को अलग अलग शिक्षा देने से उनमें विभेदीकरण, अलगाव, एक दूसरे के प्रति भेदभाव की भावना उत्पन्न होती है, जो काम भावना को उद्दीप्त करके उसे और तीव्र बनाती है। अतः बालक और बालिकाओं की शिक्षा
एक साथ होनी चाहिए, एक साथ बैठा करके उनको शिक्षा दी जाए, अलग अलग कमरों में शिक्षा ना दी जाए, अलग अलग ना बैठाया जाए। ठीक है, तो ये इसकी हम कह सकते हैं पाठ्यक्रम प्रकृतिवाद और शिक्षा के बारे में हमने जाना, या प्रकृतिवाद शिक्षा की ये विशेषताएं हैं, बात एक ही है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे प्रकृतिवाद और पाठ्यक्रम पर फोकस करेंगे। देखिएगा, नेचुरलिज्म एंड करिकुलम को समझते हैं। प्रकृतिवादी बालक को पाठ्यक्रम का आधार मानते हैं। क्या? बालक को पाठ्यक्रम का आधार, जो बालक है वह पाठ्यक्रम का आधार है। क्यों? क्योंकि हम बालक को ध्यान में रखते हुए, बालक की रुचि, बालक की योग्यता, बालक की क्षमता, बालक की शक्ति, उसी चीजों को ध्यान में रखते हुए, बालक को सेंटर में रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं। इसीलिए हमारे सिलेबस, हमारे करिकुलम का बेस चाइल्ड है। वे कहते हैं कि पाठ्यक्रम ऐसा बनाया जाए जो बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाओं की आवश्यकताएं पूरी कर सके। ठीक है, प्रकृतिवादी पाठ्यक्रम का संगठन अपने ही ढंग से करते हैं और मानते हैं कि बालक की प्रकृति, नैसर्गिक उसकी रुचि, उसकी योग्यता, अनुभव और स्वाभाविक क्रियाओं के आधार पर ही पाठ्यक्रम का संगठन होना चाहिए। पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों के संबंध में प्रकृतिवादी विचारधारा इस प्रकार है। नंबर 1 तो पाठ्यक्रम निर्माण का आधार बालक हो। पाठ्यक्रम में विज्ञान विषयों को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाए, क्योंकि विज्ञान का अगर नॉलेज नहीं होगा बच्चे को, तो वो चीजों के बारे में, रहस्यों के बारे में, इस प्रकृति के बारे में कैसे समझ पाएगा। उसको व्यवहारिक और जीवन में उपयोग होने वाली शिक्षा दी जानी चाहिए। अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो इस तरीके से हमने इसको और प्रकृतिवाद और पाठ्यक्रम को समझा। जितना कॉन्सेप्ट इसमें हम समझेंगे, जो आपके एकदम एग्जाम में आने वाला है वही समझेंगे, फालतू नहीं पढ़ना है, कम नहीं पढ़ना है। ठीक है, हमारे नोट्स में भी उतना ही दिया गया है जितनी आपको जरूरत है, ना तो एक्स्ट्रा मिलेगा ना कम मिलेगा। प्रकृतिवाद और शिक्षण विधियां देखिए, नेचुरलिज्म एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग। प्रकृतिवाद बालक को ही समस्त शिक्षा प्रणाली का केंद्र बिंदु मानते हैं। ठीक है, शिक्षण विधियां प्रकृतिवादियों की शिक्षा के लिए सबसे बड़ी देन है। रूसो का नारा है कि प्रकृति का अध्ययन करो और उसी पथ का अनुसरण करो जिसकी ओर वो संकेत करती है। क्या शिक्षण विधियां अपनाई गई हैं, समझते हैं। प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षण विधि की कुंजी प्रकृति है, ना कि वातावरण। अब ये यहाँ पे मेन पॉइंट आ गया। ये जो 2 लाइनें आपने यहाँ देख ली, 2 लाइनें मतलब प्रकृति है ना कि वातावरण। अब ये समझिए कि प्रकृति क्या है और वातावरण क्या है। ठीक है, अगर आप ये समझ गए तो इसका मतलब है आपने इसको समझ लीजिए तो आप पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे। क्या प्रकृति क्या है, इतनी देर से जो हम बात कर रहे थे वो क्या है, प्रकृति, और वातावरण क्या है। ठीक है, इसको समझिए। प्रकृति है ना कि वातावरण, यानी शिक्षण विधि की कुंजी प्रकृति है ना कि वातावरण। देखिए, प्रकृति क्या है, वातावरण क्या है, ये मैं आपको समझाता हूं, सुनिएगा मेरी बात को। प्रकृति वह है जो आपको प्राचीन रूप से उपलब्ध है, प्राथमिक रूप से अपने प्राचीन रूप में उपलब्ध है। और पर्यावरण वो है जो आप बनाते हैं, एटमॉस्फेयर आप तैयार करते हैं, आप क्रिएट करते हैं। प्रकृति क्या है, प्रकृति ऑलरेडी आपको मिली हुई है। ठीक है, प्रकृति वो है जो हमें उपहार में मिली है और इसमें सब कुछ शामिल है। नेचर जो है वो हमें उपहार में मिली है। इट इंक्लूड्स एवरीथिंग इन इट, ये अपने आप में सब कुछ समाहित करती है। जबकि पर्यावरण आपके परिवेश के बारे में बात करता है। प्रकृति, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि प्राकृतिक है। प्यारे दोस्त, प्रकृति क्या है, प्राकृतिक है। लेकिन पर्यावरण, वातावरण जिसमें हम रहते हैं, जो कुछ भी हमारे आसपास है वो हम खुद तैयार करते हैं। प्रकृति प्राकृतिक है, इसमें हम कोई बदलाव नहीं कर सकते। प्रकृति हमारी शुद्ध है, वातावरण हमने दूषित कर लिया है। प्रकृति हमारी शुद्ध थी, सुंदर थी, लेकिन जो हमने गंदा किया वो हमने अपना एटमॉस्फेयर गंदा किया। कुल मिलाकर की बात यह है, प्रकृति वो है जो हमें प्राकृतिक रूप से मिली है, जिसमें हम बदलाव नहीं कर सकते, अपरिवर्तनीय है। और वातावरण जो हम खुद तैयार करते हैं। कहा जाता है ना कि अपने घर का वातावरण ऐसा बनाइए कि बच्चे का अच्छा डेवलपमेंट हो। तो वातावरण तो हमने खुद तैयार किया है, वातावरण हम खुद तैयार करते हैं। प्रकृति तैयार नहीं कर सकते, उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते। प्रकृति अपरिवर्तनीय है, प्राकृतिक है वो। ठीक है, वातावरण तो आप समझ गए, प्रकृति प्राकृतिक है, वातावरण जो हम तैयार करते हैं, जिसमें हम रहते हैं।
रूसो तत्कालीन पुस्तकीय शिक्षण प्रणाली और रटने की विधि का घोर विरोधी था। उसने रटने की प्रणाली का घोर विरोध किया। इस प्रकार प्रकृतिवाद ने जिन नवीन नई नई शिक्षण विधियों को जन्म दिया उनमें से प्रमुख है। नंबर 1 तो उन्होंने क्या कहा, बच्चे को लर्निंग बाय डूइंग यानी कि करके सीखने पर बल दीजिए, अनुभव द्वारा सिखाइए बच्चों को, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, खेल खेल में बच्चों को सिखाइए, लर्निंग बाय प्ले, ह्यूरिस्टिक पद्धति पर बल दिया, मॉन्टेसरी पद्धति पर बल दिया, ऑब्जर्वेशन मेथड पर बल दिया, निरीक्षण पद्धति या डायरेक्ट मेथड प्रत्यक्ष विधि पर बल दिया। ठीक है, तो ये प्रकृतिवाद ने जिन्होंने नवीन शिक्षण विधियों को जन्म दिया वो आपके सामने ये है। ठीक है, आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। किसी भी किताब, किसी भी नोट्स, कहीं से भी आपकी कंटेंट आप जो है इतनी आसान भाषा में नहीं समझ सकते। अब हम बात करते हैं प्रकृतिवाद शिक्षक को क्या मानता है। प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षक का स्थान क्या है। रॉश के अनुसार यदि शिक्षक का कोई स्थान है तो वह पर्दे के पीछे है। वो बालक के विकास का निरीक्षण करने वाला है, ना कि इसको सूचनाओं, विचारों, आदर्शों और इच्छा शक्ति को देने वाला। टीचर बच्चों को इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने वाला नहीं है कि वो इंफॉर्मेशन ला करके दे रहा है, अपने विचार, अपने आदर्श बच्चों पर थोप रहा है, नहीं, उसका काम सिर्फ निरीक्षण करना है या इसके चरित्र का निर्माण करने वाला है। प्रकृतिवाद के अनुसार विद्यालय में शिक्षक का स्थान शासक का नहीं है। वो शासक नहीं है कि अपने डंडे से सबको हाँक रहा है, बल्कि मित्र और साथी का है। उसे बालक के कार्यों में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए, कम से कम इंटरफेयर करे वो बालक के डेवलपमेंट में, उसके कार्यों में, उसकी शिक्षण में। उसे केवल उनका निरीक्षण करना चाहिए, उन्हें सूचना देना, उनके मस्तिष्क में विचार भरने, उनके चरित्र को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यानी बालक को अपने आप सीखने तो वो प्रकृति से सीखेगा, अपने विचार उस पर मत थोपो, अपने आदर्श अपने अनुसार बालक को मत चलाने की कोशिश करो, ये कहता है प्रकृतिवाद। इस प्रकार प्रकृतिवाद आत्मशिक्षा, सेल्फ एजुकेशन का समर्थन करता है। शिक्षक को प्रकृतिवाद ने गौण स्थान प्रदान किया है। शिक्षक को प्रकृतिवाद ने गौण का मतलब होता है सेकंड स्थान। प्रकृतिवाद में प्रकृति को ही बालक का वास्तविक शिक्षक माना जाता है, यानी प्रकृति से बालक खुद सीखता है। तो ये हमने क्या समझा, हमने प्रकृतिवाद और शिक्षक को समझ लिया। अब हम प्रकृतिवाद और बालक को समझेंगे, फिर हम प्रकृतिवाद और अनुशासन को समझेंगे, फिर हम विद्यालय को समझेंगे। 3 स्टेप बचे हैं हमारे। देखिए, नेचुरलिज्म एंड चाइल्ड। प्रकृतिवाद के बनाए हुए शिक्षा के चित्र में बालक सबसे आगे होता है। टीचर, स्कूल, बुक्स, सिलेबस आदि ये सब पृष्ठभूमि हैं, विद्यार्थी को ही शिक्षा का केंद्र मानते हैं। उनके अनुसार बालक शिक्षा के लिए नहीं, वरन शिक्षा बालक के लिए है। प्रकृतिवादी बच्चे की प्रकृति, उसकी मूल प्रवृत्तियों, रुचि, रुझान, योग्यताओं और आवश्यकताओं का पूरा ध्यान रखते हैं और बालक को वही सिखाते हैं जिसके वो योग्य है और जिसके सीखने में वो रुचि दिखाता है, उसका इंटरेस्ट होता है। तो ये आपने समझा प्रकृतिवाद और बालक को। अब हम बात करेंगे प्रकृतिवाद के अनुसार अनुशासन क्या है। व्हाट इज डिसिप्लिन अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म। रूसो के अकॉर्डिंग बच्चे को कभी दंड नहीं दिया जाना चाहिए। रूसो कहते हैं बच्चे को कभी पनिशमेंट मत दो, दंड मत दो, स्वतंत्रता ना कि शक्ति सबसे बड़ी चीज है। क्या इस स्टेटमेंट को समझिए, स्वतंत्रता जो है वो सबसे बड़ी चीज है, ना कि शक्ति। शक्ति बड़ी चीज नहीं है कि आप जो है डंडे के माध्यम से अपनी शक्ति दिखा रहे हो बच्चे को, बच्चा डर के मारे आपके अनुशासन में है, नहीं, उसको फ्रीडम दो। स्वतंत्रता इज द ग्रेटेस्ट थिंग, नॉट पावर, शक्ति नहीं। वे प्राकृतिक परिणामों के द्वारा अनुशासन पर बल देते हैं कि प्राकृतिक परिणामों के बेस पे उसको अनुशासन सिखाया जाए, बनाया जाए। प्रकृति का जो अनुशासन है उसी में बच्चे को रहने दो। प्रकृतिवादी प्राकृतिक परिणामों से अनुशासन उत्पन्न करना चाहते हैं। स्पेंसर लिखते हैं, जब कोई बालक गिर जाता है अथवा मेज से सिर टकरा जाता है तो उसे कष्ट का अनुभव होता है, जिसकी याद उसे अधिक सावधान बनाती है और वो इस प्रकार के अनुभव को दोहराने से वो अंत में अपनी गलतियों से उपयुक्त निर्देशन का अनुशासन प्राप्त करता है। कहने का मतलब ये है, अगर बच्चा गलती करेगा तो प्रकृति के अनुसार
खुद ब खुद दंड मिलेगा, आपको दंड देने की जरूरत नहीं है। अगर खेल रहा है, शैतानी कर रहा है, उसका सिर मेज में टकरा जाए, पैर उसका मेज में टकरा जाए, तो उसको खुद दर्द का अनुभव होगा और दोबारा वो ऐसा करने से बचेगा। यानी कि ये दंड उसे प्रकृति ने दिया, खुद ब खुद उसको प्रकृति ने दंड दिया है, कोई दूसरा नहीं। तो बालक खुद सीखेगा, इसीलिए कहा गया है अनुशासन प्रकृति के अनुसार उसे मिलेगा, होना चाहिए। इस प्रकार स्पेंसर के द्वारा प्रतिपादित सुख दुख का सिद्धांत के अनुसार बालक के बुरे कार्यों का दंड उसे प्रकृति द्वारा अवश्य मिलता है। क्या कहा गया? अगर बालक बुरा कर रहा है तो उसे बुरे कार्यों का दंड उसे प्रकृति खुद दे देगी, प्रकृति के द्वारा अवश्य ही मिलता है। जैसे बालक शैतानी कर रहा है तो उसका मेज, उसका जो पैर है वो मेज में टकरा गया, टेबल में टकरा गया, कुर्सी में लड़ गया, तो उसे दर्द हुआ, तो उसका जो पनिशमेंट था किसने दिया? प्रकृति ने। उसे स्वयं दंड न देकर प्राकृतिक दंड के द्वारा अनुशासन किया जाए। आज का लास्ट स्टेप प्रकृतिवाद और विद्यालय, ठीक है। और ये नंबर हमारा नोट कर लीजिए। अगर आप लखनऊ से देख रहे हैं या कानपुर यूनिवर्सिटी से देख रहे हैं तो यहाँ मैसेज करके हमारे नोट्स ले सकते हैं। कंप्लीट नोट्स की फीस 300 होती है। कंटेंट आप हमारा देख सकते हैं, इससे बेस्ट कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। इस 300 फीस पे करके आपको नोट्स मिल जाते हैं। प्रकृतिवाद और विद्यालय। प्रकृतिवादियों के अनुसार प्रकृति का प्रांगण ही बालक का सर्वश्रेष्ठ विद्यालय है। बालक को प्रकृति में रह करके ही सीखने दो। प्रकृति का प्रांगण ही बालक का सर्वश्रेष्ठ विद्यालय है। प्रकृति ही उसको बेस्ट तरीके से सिखा सकती है। रूसो विद्यालय के बंधन से बालक को मुक्त रखना चाहते हैं कि बालक को चार दीवारी में शिक्षा मत दीजिए। वे विद्यालयों में बालकों को द्वारा स्व अनुशासन, खुद का स्वशासन यानी कि खुद का शासन के पूर्व समर्थक हैं। वे विद्यालय में सह शिक्षा का समर्थन करते हैं। विद्यालय प्राकृतिक नियमों पर आधारित होने चाहिए। विद्यालय में समय विभाग लचीला होना चाहिए। बच्चे के हिसाब से आप समय में परिवर्तन कीजिए। तो इस तरीके से प्रकृतिवाद और विद्यालय को भी हमने समझ लिया। आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक कमेंट आपका चाहिए। ये जो वीडियो है अपने दोस्तों में, कॉलेज ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। और हमारी क्लासेस कंटिन्यू आती रहती हैं, प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। नोट्स लेने के लिए आप हमें दिए गए नंबर पर मैसेज करें। नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, वहाँ टेलीग्राम चैनल भी है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरीके से हम प्रयोजनवाद, यथार्थवाद को भी जल्दी ही क्लियर करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।